हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आज तो काफ़ी बच्चे दिख रहे हैं। तो लास्ट क्लास में, आई थिंक लास्ट से लास्ट क्लास में आरटी टॉपिक हमारा चल रहा था, राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार 2009, है ना। उससे पहले हमने आरसीआई किया था, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी आई होप, जो बच्चे ऑनलाइन थे, ठीक है। और अब इसके आरटी के बाद इसके अंदर वो बस खाली रह गया है डिसेबल्ड एक्ट 2006। उसके बाद इसमें कुछ है नहीं, उसमें वही चीज़ें रिपीट हैं जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं ना, चीज़ें क्या है, रिपीट है इसके अंदर, ठीक है। तो मेन जो टॉपिक है हमारा वो है आज आरटी का और डिसेबल्ड एक्ट 2006, ओके। तो उसके बारे में बात करेंगे आज हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरटी की, राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार। और इसके बारे में हम थोड़ी बहुत चर्चा कर भी ली थी लास्ट क्लास में, अगर आपको याद होगा तो, है ना। राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार, कब आया था ये? कब आया था ये? 2009-10, याद आया? अब ये क्यों आया था पता है आपको? पहली बात तो इसकी थोड़ी हिस्ट्री जानो, क्यों आया ये। आपको बता दूं मैं, सन 2001 में एक पॉलिसी आई थी, एजुकेशन पॉलिसी। उसका नाम क्या था? सर्व शिक्षा अभियान। याद होगा आप लोगों को, 2001-2 के आसपास आई थी। और ये सर्व शिक्षा अभियान का पहला सबसे बड़ा मोटिव क्या था पता है आपको? कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है, मतलब यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। और यूनिवर्सलाइजेशन एजुकेशन करना इसलिए है क्योंकि हमें जो बेसिक एजुकेशन होती है, जो प्राइमरी क्लास की एजुकेशन होती है, हमें उसको बढ़ावा देना है ना। क्योंकि कुछ बच्चे स्कूल आते हैं, 1-2 क्लास पढ़ते हैं, उसके बाद वो स्कूल छोड़ देते हैं। तो ये जो क्लास ड्रॉप आउट करने की जो एक तरीका है, उसको हमें क्या करना है, कम करना है। तो एसएसए पहली बार आया, इसने ये कहा कि 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे को हम क्या देंगे, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देंगे। ये बात कही उन्होंने। और कौन से आर्टिकल में था? मैंने आपको बताया था 21A आर्टिकल था। और कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में? 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। याद होगा आप लोगों को, है ना। और जब ये एसएसए आया था, इसका पहला मोटिव ये था कि शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाएंगे, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और ज़्यादा से मैक्सिमम लोगों को हम फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देंगे। और कौन सी क्लास तक? एलिमेंट्री क्लास तक। अब लोग सर, एलिमेंट्री क्लास कौन सी क्लास होती है? ऐसी क्लास जो अनिवार्य क्लास है, जिसके अंदर आप किसी को फेल नहीं कर सकते। तो पहले 1st to 5th क्लास था, फिर कितना हो गया? 1st to 8th क्लास हो गया, है ना। तो अब तो आपको पता है आरटी के अकॉर्डिंग भी कहा गया 8वीं क्लास किसी को फेल नहीं कर सकते। यानी कि ये जो क्लास है वो एलिमेंट्री क्लास हो गई। मतलब क्या हुआ इसका? कि ये क्लास में जो बच्चे होंगे, उन बच्चों को आप फेल नहीं कर सकते, इनको फ्री एजुकेशन दोगे, एक पैसा खर्च नहीं होना चाहिए इनके ऊपर। और जो भी खर्च होगा कौन बीए करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। कितना कितना करेगी? तो 9th जो 5 ईयर प्लान आया था, कौन सा? 9th 5 ईयर प्लान आया था, तो उसमें था 85-15। फिर क्या कि नहीं भैया, केंद्र सरकार को तो और स्टेट को भी भाई पैसे देने होते हैं और स्टेट को भी काम कराना होता है। फिर कितना कर दिया इसको? 75-25, है ना। और आप बता दूं मैं, आगे कहा गया अभी 75-25 है, लेकिन आगे हम इसको कितना कर देंगे? 50-50% कर देंगे। और हर एक एजुकेशन पॉलिसी जो आती है, उसका ना दूरगामी एक वो होता है, क्या? हम इस लक्ष्य होता है कि भाई इस 10 साल में आते आते हम क्या करेंगे, सभी बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दे देंगे। और मैक्सिमम जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको हम क्या, प्राइमरी एजुकेशन में बच्चों को पढ़ाएंगे और बेसिक एजुकेशन लेकर भेजेंगे उनको। लेकिन ये प्लान एसएसए वाला सक्सेस नहीं हो पाया। तो 10 साल का टाइम लेता है ये। तो 2000 में मान लो ये आया था, 10 साल कितना हुआ? 2010 तक का इनका प्लान था कि मैक्सिमम हम बच्चे को एलिमेंट्री एजुकेशन दे देंगे। बट आपको पता ही है, किसी भी कारण से, चाहे वो टीचर के कारण हो, चाहे वो पेरेंट्स के कारण हो, किसी कारण से एजुकेशन जो है सही रूप से नहीं मिल पाती है। अब हम लोग भी होते हैं कि सोचते हैं यार वो पढ़ेगा इससे बढ़िया
कि उसको कुछ काम करवा दो, नहीं जॉब करेगा। गरीब परिवार के लोग क्या सोचेंगे, जो पूर होते हैं सोचते जो जाके एजुकेशन लेगा से बढ़िया कि वो कुछ काम कर लेगा तो 2 पैसे आ जाएंगे। इस कारण से इतनी ये जो चीज पॉलिसी उतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाई। तब जब लगा कि यार ये सक्सेस नहीं हो पा रहा है तो कुछ ना कुछ हमें और इसमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो जब ये लगने लग गया कि भाई अब जो है ये एजुकेशन पॉलिसी उतनी इफेक्टिव नहीं है, हमें उसको थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा, तब किसका पॉलिसी कॉन्सेप्ट आया, राइट टू एजुकेशन एक्ट का 2009-10 में, कि भाई अब हमें ये लाना पड़ेगा और हमें फंडामेंटल राइट कर देना है और उनको 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन लेनी ही है। और इसमें सबका क्या होगा बच्चों, सहयोग होगा, यानी कि सबका हमें कंट्रीब्यूशन इसके अंदर चाहिए होगा। तो एसएसए प्लानिंग को ही आगे थोड़ा सा चेंज कर क्या लाया गया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट। और 135 जहां तक मुझे याद है 135वां देश इंडिया है जिसने एजुकेशन को फ्री एंड कंपल्सरी किया है। कितना लेट, 135वां देश, मतलब कि 134 देश ऑलरेडी इसको फ्री एंड कंपल्सरी कर चुके हैं। हमारा देश सबसे लेट रहा है ना। तो ये 135वां ऐसा राज्य है, मतलब देश है जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। तो आरटीई क्या कहता है, पहली बात तो अब मैंने क्या कहा था बच्चों कि भाई किसी भी एक्ट का एक दूरगामी क्या होता है प्रभाव, ऑब्जेक्टिव, कि आने वाले 10 सालों में हम सभी बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दे देंगे। तो कब आया था ये, 2010 में, कितना साल बाद, 2020 तक। और आपको बता दूं मैं, एसएसए से भी ज्यादा असफल रही कौन सी, आरटी, समझे। अब आपको लगने लग गया ये भी असफल हो रही है, तो अब नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई, आपको याद होगा एनपीई 2000 आई ना। सब शिक्षा अभियान सफल नहीं हुआ तो क्या आया, आरटी आया। आरटी सफल नहीं हुआ तो क्या आया, एनपीई। अब फिर इसका भी 10 साल का ऑब्जेक्टिव है, कब तक, ये भी असफल रही तो कुछ नई पॉलिसी आएगी। तो पॉलिसीज हमेशा आती रहती है, बट हर एक पॉलिसी का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें एजुकेशन को सफल बनाना है, क्वालिटी बढ़ानी है और सभी बच्चों को हमें शिक्षा एटलीस्ट बेसिक एलिमेंट्री, मतलब ये होता है कि इतनी एजुकेशन बच्चे ले लें, 5वीं 8वीं क्लास तक बच्चे पढ़ लेंगे तो बेसिक नॉलेज उनको मिल ही जाएगी ना, उनको ज्ञान मिल ही जाएगा, उनकी थिंकिंग डेवलप हो जाएगी ना, तो फिर आगे वो अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। तो ये प्लान होता है इनका। तो आरटीई जो आया 2009, हम क्यों लिखते हैं, 10 क्यों लिखते हैं, आपको मैं बताया था कि भाई ये 4 अगस्त 2009, कब, 4 अगस्त 2009 को ये संसद में हो गया पारित, मतलब पास। लेकिन बच्चों आपको पता है एजुकेशन ईयर हमारा कब शुरू होता है, 1 अप्रैल से, है ना। एजुकेशन जो ईयर होता है, सेशन होता है हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च, है ना, ये तो होता है ना, 31 मार्च को रिजल्ट आता है ना हमारा, फिर 1 से हमारा सेशन शुरू हो जाता है। तो ये कब बना, 4 अगस्त को। अब 4 अगस्त तो ना लागू कर देंगे भाई, बीच के अंदर सेशन में लागू करना पड़ेगा। तो कब लागू किया इसको, 1 अप्रैल 2010 में इसको क्या हुआ, पूरे देश में लागू कर दिया गया। किसको छोड़कर, सेकेंड ईयर बीएड, यस, कम इन। किसको छोड़कर, किस राज्य को छोड़कर, जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि आपको पता है हालांकि अब 73 वहां पे हट चुका है। अब जैसे 28 देश है, अब 29 देश है टोटल हमारे, है ना, 29 है ना, जैसे 28 देश है अब ऐसा 29वां देश भी वो है जो आम, जिसपे सारे कानून हम लागू हो सकते हैं। तो ये लागू हुआ, ठीक है। अब इसमें ये क्यों असफल रहा, इसके पीछे क्या रीजन है बताओ, क्यों हम कहते हैं कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो असफल रहा है, ठीक है। पेज नंबर है आपका 191 हिंदी वाली बुक में, और इंग्लिश वाली बुक में बहुत कम डिटेल दे रखा है, इस बुक में बहुत कम डिटेल, जितना इसमें डिटेल दिया हुआ है ना बच्चों उतना इसमें नहीं दिया हुआ है। तो थोड़ा सा मुझे, हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि आपके सामने थोड़ा मैक्सिमम पहुँचाया जाए। इसमें दिया हुआ है पेज नंबर, इंग्लिश वाली बुक में पेज नंबर है ही नहीं इसमें, वाओ, ये मैथ इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बट है नहीं। चलो भैया जिनके बुक में नहीं है वो लिख लेंगे
और जिनके बुक में है वो अपना देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इस बुक में नहीं है, इसको बाद में देखते हैं। ओके, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ यहाँ तक? ये सारी बातें। अब इसमें क्या क्या बातें रखी गई थी, अब मैंने पहले इसमें पूछा कि भाई क्यों ये असफल हो गया, मतलब इसमें कौन सी ऐसी बातें थी जो आपको लगा कि असफल हो गई है, मतलब वो काम नहीं आई या जिसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हम प्रॉपरली, तो कौन कौन सी ऐसी बातें थी? तो कोई आप में से बता सकता है? एनी वन ऑफ यू, कोई बता सकता है क्यों आपको लग रहा है कि आरटी जो है असफल रहा, मतलब उतना सक्सेस नहीं हो पाया, या उतना उसके अंदर जो रिकमेंडेशंस बनाई गई थी वो कहीं ना कहीं सक्सेस नहीं हो पाई? क्यों नहीं हो पाई, क्या रीज़न है उसके पीछे? लैक ऑफ अवेयरनेस। अवेयरनेस किसके लिए, किस प्रकार की अवेयरनेस की बात की जा रही है? पेरेंट्स अवेयरनेस या देयर राइट्स? बट पीपल नॉट अवेयर अबाउट देयर राइट्स। ओके ओके, और देखो एक्चुअली क्या है ना कि कोई भी एजुकेशन पॉलिसी आती है वो एक स्कूल में लागू होती है, स्कूल में टीचर होते हैं, स्कूल में पेरेंट्स होते हैं, ऑब्वियसली पीटीएम जो होता है मीटिंग में पेरेंट्स होते हैं, स्कूल में एडमिनिस्ट्रेशन होता है, स्कूल मैनेजमेंट बनाई जाती है ना, सुना आप लोगों ने एसएम। हर स्कूल में एक स्कूल मैनेजमेंट होती है जिसका मुखिया कौन होता है? ये आगे DSSB JC टेट में काम आएगा आप लोगों के। SM जो है स्कूल मैनेजमेंट का मुखिया होता है प्रिंसिपल। कौन होता है? प्रिंसिपल मुखिया होता है उसका। उस मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंदर स्कूल में क्या क्या चेंजेस आए हैं उसके लिए डिस्कशन किया जाता है और क्या और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसका मुखिया प्रिंसिपल होता है, टीचर होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, सब मिलकर काम करते हैं स्कूल के डेवलपमेंट के बारे में, और पेरेंट्स से राय मांगी जाती है कि और क्या आपके अकॉर्डिंग होता है। एक होता है SM और एक होता है एक्शन रिसर्च। सुना इसके बारे में? नहीं सुना एक्शन रिसर्च? मैं बताता हूँ क्या होता है एक्शन रिसर्च। क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एक्शन रिसर्च होता है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या होती है? प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम को सॉल्व करना। कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करना? स्कूल की प्रॉब्लम सॉल्व करना। और उसका कोई मुखिया नहीं होता, उसमें सारे मुखिया होते हैं। सारे का मतलब मेरा किससे है? टीचर से भी। पेरेंट्स नहीं, एक्शन रिसर्च में पेरेंट्स नहीं होते। एक्शन रिसर्च में केवल टीचर, स्टूडेंट और प्रिंसिपल। और जो भी स्कूल में समस्या, देखो अगर हम स्कूल से ना जोड़ें तो एक्शन रिसर्च एक तरह का क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग है। ठीक है, प्रॉब्लम को क्या करना? सॉल्व करना। ठीक है, तो एक्शन रिसर्च ये होता है जैसे स्कूल की कोई समस्या आ गई, जैसे मान लो स्कूल में कुछ खेलने के लिए ना वो नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, उनको अरेंज करना है, या टीचर क्लास नहीं ले पा रहा है, असेसमेंट अच्छे से नहीं हो पा रही है, उसको कैसे करना है, क्लास में कुछ चीज़ की वो एक्टिविटीज़ में लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो उसको कैसे इंकरेज करना है। तो स्कूल की प्रॉब्लम को हम डिस्कशन करते हैं एक्शन रिसर्च के अंदर। तो केवल अवेयरनेस से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती ना बच्चे हमें। अब टीचर को अवेयरनेस पहले रहना पड़ेगा कि हाँ ये सारी पॉलिसीज हाँ इसे हमें इंप्लीमेंट करना, और पेरेंट्स को भी अवेयर होना पड़ेगा, तभी तो बच्चे अवेयर होंगे ना। तो बच्चा हमारा बच्चा कॉन्सेप्ट नहीं है, बच्चा कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? पेरेंट्स को और स्कूल को, हमें स्कूल के अंदर रहने वाले जो लोग हैं मतलब टीचर वगैरह उनको अवेयर करना होता है। तो अवेयरनेस है, ऐसी बात नहीं, अवेयरनेस सब में है। सबसे बड़ी बात इसके अंदर फेलियर होने का जो मतलब मेन रीजन ये था कि इसमें जो बर्डन था टीचर पर ज़्यादा बढ़ गया था कि भाई एक्टिविटीज़ करानी है, वो कराना है, कभी क्लास में पहले आना, आपको बता दो मैं भी घंटों की बात करेंगे, 45 घंटे वीक में देना पड़ेगा। 45 घंटे यू शुड गिव टू द स्कूल, आपको 8 घंटे एक दिन में देने पड़ेंगे, एक्टिविटीज़ करानी पड़ेगी, ये प्लान होगा, वो प्लान होगा, बर्डन बढ़ गया था। और बर्डन अगर टीचर बढ़ेगा साथ में किसी बढ़ा? स्टूडेंट भी बढ़ गया था। और सबसे बड़ा फेलियर का कॉन्सेप्ट था 8वीं क्लास तक फेल नहीं करना, है ना। 8वीं में कोई फेल नहीं हुआ, 9वीं में सारे फेल। क्यों? क्योंकि भाई पेपर अब अगर आप पेपर छोड़ के भी आते हो ना तो भी आप लिखोगे उसके अंदर, टीचर लिखेगा उसके अंदर, ये था उसके अंदर, समझे। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जिसको फेल किया। अब इसमें क्या क्या रिकमेंडेशन थी? अच्छा ये क्या है बता दिया आपको मैंने। ये था आपका कि भाई 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे को हम क्या देंगे? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देंगे, और ये उनका क्या होगा? फंडामेंटल राइट होगा। कौन सा है? 86
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 21। अच्छा 21A आर्टिकल में राइट टू एजुकेशन एक्ट था, इस मतलब शिक्षा का अधिकार था, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। इससे पहले 21 से पहले कौन से एक्ट में था ये, कौन से आर्टिकल में था ये? अपने से किसी बच्चे सीटेट का एग्जाम दिया था? आप पास हो गई थी, हाँ मुझे पता लगा। आप और कोई बच्चा, क्या रहा रिजल्ट? 106। ओके 106, बहुत बढ़िया। और किसी ने एग्जाम दिया था? आपने दिया था, कितने बच्चे नंबर आए? 114। सेल्फ स्टडी की थी या क्लास वगैरह? वाह वेरी गुड, बहुत हमारे बहुत प्रतिभाशाली बच्चे हैं। वॉइस नहीं आ रही। बच्चों अब आ रही वॉइस? देखना, सुन पा रहे हो आप लोग? हेलो बच्चों, सुन पा रहे हो आप लोग? ओके चलिए, तो क्या था कि ये समय आएगा आप लोगों की राइट टू एजुकेशन एक्ट में क्या कहता है भाई, 6 to 14 ईयर्स के बच्चे को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देंगे और वो उनका क्या होगा, फंडामेंटल राइट होगा। और जो इंडिया हमारी 135th आगे पीछे हो सकता है, आगे पीछे हो जाए, देश बन गया था जिसने फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन को फंडामेंटल राइट में बनाया, मतलब उसको मौलिक अधिकार के रूप में माना था। ठीक है, अब इसकी कुछ रिकमेंडेशंस थी, क्या थी? कुछ सिफारिशें। क्या सिफारिश थी एक बार देख लेते हैं। पहली बात, जो बच्चा एलिमेंट्री एज में है, 6 to 14 ईयर्स का है, वो बच्चा जो है उसको ना स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा और कोई भी स्कूल उसको एडमिशन देने से मना नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि नो प्रिवेंशन या नो एनी स्कूल रिफ्यूज टू टेक एडमिशन ऑफ एनी स्टूडेंट इफ he and she is in a elementary age. कितनी एज? 6 years. Okay. If any child does not have any documents, document मतलब कि आपको 6 साल का होने का प्रूफ देना पड़ेगा कि आप 6 साल के हो चुके हो ना, तो उसके लिए एक प्रमाण पत्र होता है ना, वो बर्थ सर्टिफिकेट होता है। अगर आपको वो नहीं भी है ना, तो 6 महीने का टाइम आपको देगा स्कूल, 6 महीने बाद आप बनवा के दिखा सकते हो। बट एट द टाइम ऑफ एडमिशन नो एनी स्कूल विल रिफ्यूज टू टेक एडमिशन ऑफ एनी स्टूडेंट। समझे मेरी बात को? 6 साल के बच्चे को और एडमिशन देने से मना नहीं करेगा। दूसरी बात ये कि भाई कोई भी स्कूल जो है वह किसी भी एडमिशन्स के लिए किसी भी प्रकार का स्क्रीन टेस्ट नहीं करेगा। स्क्रीन टेस्ट जानते हो क्या होता है? इंटरव्यू टाइप का कोई टेस्ट ले लिया ना, जैसे प्राइवेट स्कूल में क्या होता है, बड़े प्राइवेट स्कूल में कि पेरेंट्स जो होते हैं वो पहले इंटरव्यू देते हैं, उनको देखते हैं, फिर स्टूडेंट का इंटरव्यू होता है, तब जाके बच्चे का एडमिशन हो रहा है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बच्चे को डायरेक्ट 6 ईयर का हुआ एंड सबको क्या मिलेगा, एडमिशन मिलेगा। और देखो फेलियर होने का मतलब इसमें जो बातें आपको लगेगी ना रिकमेंडेशंस में, सारी बातें आपको इसलिए कि हाँ यार ये थोड़ा सा नेगेटिव है। पहली बात, एडमिशन देने से मना नहीं करेगा स्कूल। दूसरी बात क्या है, स्क्रीन टेस्ट नहीं होगा, नो एनी स्क्रीन टेस्ट। तीसरी बात क्या कही भाई, जो क्लास होगी ना, जो बच्चा को एडमिशन दिया जाएगा ना, वो होगा होमोजीनियस एज में, सेम एज या होमोजीनियस एज, समजातीय आयु में क्या देना, एडमिशन देना। इसका मतलब जानते क्या हुआ, समजातीय वर्ग, होमोजीनियस ग्रुप। होमोजीनियस ग्रुप कौन से होते हैं? सेम एज ग्रुप है ना, सेम एज ग्रुप को बोलते हैं। अब देखो मैं इसके एक बार एग्जांपल देता हूँ। एक बच्चा आता है कि स्कूल कहता है जी मेरे को एडमिशन चाहिए। हाँ बच्चे तुम्हारी एज क्या है? सर मेरी एज 9 साल है, 9 साल में मैंने आज तक एजुकेशन नहीं ली है ना, और मेरे खानदान में आज तक किसी ने एजुकेशन नहीं ली है। तो जिसके खानदान में किसी ने एडमिशन नहीं ली है और वो बच्चा पहली बार स्कूल में जाए, उस बच्चे को क्या कहते हैं? वेरी गुड, फर्स्ट जनरेशन चाइल्ड। कौन सा? फर्स्ट जनरेशन चाइल्ड। ओके भाई, तो क्या स्कूल एडमिशन देगा इसको?
देगा ना भाई, भाई एलिमेंट्री एज में है वो तो, 6 to 14 ईयर्स बोला था ना भाई, एलिमेंट्री एज है, ठीक है। अब एक तो ये एडमिशन देगा, अब एडमिशन तो देगा, साथ में ऐसा नहीं कि उसको फर्स्ट क्लास में भेज दिया। अब 9 साल का जो हो गया है, 9 साल का बच्चा जो सी क्लास में होगा उस क्लास में एडमिशन देगा। अगर ये 9 साल का बच्चा 3rd क्लास में जाने के लिए योग्य है, उसको 3rd क्लास में भेजेंगे, चाहे उसको ABCD कुछ नहीं आता हो। अब वो पूरे साल उसको ये समझ में लग जाएगा कि मुझे पढ़ना क्या है, बैकग्राउंड ही नहीं। अब 3rd क्लास का बच्चा सब कुछ तो आता होगा ना उसको भाई, लेकिन फिर भी और पढ़ेगा भी और वो पास भी होगा, तो ये नेगेटिव है कि नहीं। B.Ed 2nd ईयर, 1st ईयर आफ्टर दिस क्लास, ओके ठीक है। तो क्या था कि भाई 9 साल में क्या बोला, होमोजीनियस ग्रुप, तो ये बच्चा 3rd क्लास में ही जाएगा, इसको 1st क्लास में नहीं डालेंगे, उसको सेम एज ग्रुप दिया जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस ग्रुप। ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, मैंने क्या, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नेगेटिव है। अब और सुनिए, राइट टू ऐसे तो कहता था भैया 5वीं क्लास तक एलिमेंट्री कर दो, RT क्या कहता है, 8वीं क्लास तक एलिमेंट्री कर दो, यानी कि नो एनी स्टूडेंट विल बी फेल्ड अप टू 8वीं क्लास तक, किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा, है ना। 8वीं क्लास तक किसी बच्चे को क्या नहीं किया जाएगा, फेल नहीं किया जाएगा। तो 8वीं में कोई फेल नहीं होगा, 9वीं में आओ सारे, क्योंकि दादा आपको पता है कुछ उस समय के बाद में बता दूँ, ये शिक्षा का स्तर जो है पिछले 5-7 साल में अच्छा बढ़ा है। आप स्कूल जाओगे ना आप लोगों को, तो वो एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा आपको, मैं आपको बता दूं, मैं प्राइवेट स्कूल जैसा ही एनवायरनमेंट गवर्नमेंट स्कूल का हो गया अब। और मैंने खुद स्कूल में पढ़ाया हुआ है, और मैंने खुद देखा हुआ है कि अब आपको ऐसे नहीं, आप स्कूल में गए, हाँ भाई बुक खोला, पहले हमारे टाइम में मास्टर क्या कहता था आपको, ऐसे बुक निकलवा ली, भाई तू पढ़, सब देखेंगे बुक्स के अंदर, और आराम से वो उस पर सो रहा है कुर्सी पे, 1 घंटा आधा वो 40 मिनट हुआ, उठा हाफिया पी ली, बच्चों नेक्स्ट क्लास में इसको पूछूंगा, काम खत्म, निकल गए, है ना। तो एकदम कहते हैं मोनोटोन सी क्लास हो जाती थी उस समय। तो ऐसा नहीं है, अब क्लास में इन्वॉल्व होना पड़ेगा आपको मिलना पड़ेगा, आपको बैठना पड़ेगा, एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी, और आपको बच्चों को इंगेज करना पड़ेगा क्लासरूम के अंदर। ऐसे नहीं आए और सैलरी ले रहे हो आप महीने की 50,000 60,000 रुपये, ऐसा नहीं चलने वाला, ठीक है। तो ये होगा, क्लियर है। तो 8वीं क्लास के किसी को बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा, ये एक प्रावधान इसके अंदर डाला गया। तो ये थोड़ा सा क्या था, नेगेटिव था। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब जो स्कूल, इसको रब कर दूं, जो स्कूल गवर्नमेंट एफिलिएशन नहीं लिया हुआ है, प्राइवेट स्कूल है बट ही हैजंट टेकन द गवर्नमेंट एफिलिएशन, तो उसको गवर्नमेंट एफिलिएशन लेना पड़ेगा। अगर वो स्कूल बिना गवर्नमेंट एफिलिएशन के स्कूल चला रहा है तो उस स्कूल के ऊपर 10% क्या होगा, 10% कह रहा हूं, 10,000 रुपए का जुर्माना होगा। A school will be fined up to 10,000 rupees if he hasn't taken any kind of गवर्नमेंट अप्रूवल या गवर्नमेंट एफिलिएशन। कहते हैं CBSE से एफिलिएशन है या किसी गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है, आप किसी प्राइवेट स्कूल को ऐसे नहीं चला सकते, आपको गवर्नमेंट लेना पड़ेगा। यानी कि अगर आप नहीं ले रहे हो, स्कूल आपका पाया गया, तो 10,000 रुपये का जुर्माना होगा, और 10,000 का जुर्माना तो होगा ही होगा, अगली बार पकड़े गए फिर से तो इसको हो जाएगा डबल। 10 का डबल कितना होता है, 20,000 रुपये आपको जुर्माना देना पड़ेगा, ठीक है। ये एक प्रावधान इसमें डाला गया। और जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उसमें 25% सीट रिजर्व्ड होगी किसके लिए, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के लिए, होता है ना। 25 नहीं होता, 22 ही होता है, पता है आपको कितना होता है, 22% तो हो गया इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। अब कितने बच गए, 3% बच गए। 3 में 1% विजुअल इंपेयरमेंट वाले बच्चों के लिए, जो देखने में असमर्थ बच्चे हैं, उनका एडमिशन भी स्कूल देगा। दूसरा 1% हियरिंग इंपेयरमेंट वाले बच्चों के लिए, जो सुनने में असमर्थ है, और 1% लोकोमोटर के लिए रिजर्व होता है, समझे। और आपको बता दूं ना, अकॉर्डिंग टू द
PWD एक्ट 1995 ये भी कहा गया है जो कंपलसरी एज फॉर द डिसेबल्ड चिल्ड्रन अप टू 18 ईयर्स। 6 to 14 किसका है? नॉर्मल का ना। 6 to 18 ईयर किसका है? डिसेबल्ड एक्ट के लिए है, याद रखना। वो 18 साल तक उन बच्चों को क्या दी जाएगी? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। तो इन स्कूल इन बच्चों के लिए किसी प्रकार के पैसे की डिमांड नहीं करेगा स्कूल। हाँ, एलिमेंट्री क्लास तक भैया, एलिमेंट्री की बात हो ना भाई, उनको अपना स्कूल भी चलाना है। अगर कोई स्कूल इन सीटों पर पैसे की डिमांड करता है, ब्राइब जिसको कहते हैं हम लोग, घूस की डिमांड करता है, तो उस स्कूल पर 50,000 तक का जुर्माना होगा भैया। कितने ज्यादा? 50,000 तक का जुर्माना होगा पहली बार। दूसरी बार पकड़े गए तो 1 लाख, तीसरी बार पकड़े गए तो 2 लाख, चौथी बार पकड़े गए तो सील। कितना जुर्माना लेंगे अब तुम तो भर भर ऐसे काम कर रहे हो। तो ये भी एक था कि भाई 25% जो सीट हमने रिजर्व की है ये इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और जो डिसेबल्ड है उन बच्चों के लिए होगा। और इन बच्चों पर अगर किसी बच्चे से किसी प्रकार की पैसे की डिमांड की जाती है, ब्राइब की डिमांड की जाती है, तो स्कूल पर क्या हो सकता है? जुर्माना होगा। हो सकता है क्या? होगा ही होगा, सीधी सी बात है ना। उसको हमें देना ही पड़ेगा और किसी प्रकार का वो नहीं होगा। ठीक है, तो पहले 10,000 था, फिर इसको बाद में क्या किया गया? बढ़ा दिया गया था बच्चों। ठीक है, तो ये एक मुख्य बात है इसके अंदर मैंने आपको बताई। अच्छा, और इसके में क्या चीज़ें थी, तो अब हम बात करते हैं आगे। अब इस पे खर्च तो होगा भैया, खर्च होगा ना, इसी पर पैसे तो खर्च होंगे ना। तो पैसा तो खर्च होगा, तो कौन इसको देगा? पैसा खर्च जो होता है वो कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। एजुकेशन जो है वो कंकरेंट लिस्ट होती है, उसमें है ना, समवर्ती सूची। इसमें आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का पार्टिसिपेशन होता है। कितना % बजट का खर्च किया जाता है एजुकेशन के ऊपर? करने का मतलब वो है, रिलीज किया गया है या प्रावधान है। कितना %? हैं? 6%। बहुत बढ़िया, लेकिन खर्च नहीं हो पाता 6% कभी, सबकी अपनी नीति होती है। तो 6% खर्च होगा शिक्षा के ऊपर और स्टेट को कुछ दिया जाएगा। तो भैया सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही पे करेगी। तो पहले कितना था? 85, 25, फिर कितना हो गया? 75, 20, सॉरी 80, गलत हो गया ना ये। पहले कितना था? पहले कितना रखा गया? 85, 15 है ना। फिर कितना हुआ? 75, 25। ये आपको बात भी याद रखनी पड़ेगी। और बाद में कितना कर दिया गया था भाई? बाद में कितना हो जाएगा? 50-50 आपका होगा। ठीक है, चलिए, तो ये एक बात आपको याद रखनी है। और अब ज़्यादा कौन खर्च कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। इट मीन्स इफ अ स्टेट गवर्नमेंट मेक्स एनी प्लान, अगर कोई प्लान बनाती है, कोई प्रोग्राम बनाती है, और उससे इम्प्लीमेंट करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या लेनी पड़ेगी? राय नहीं, परमिशन लेनी पड़ेगी। बिना परमिशन के वो नहीं। जैसे मान लो अगर ना वो किसी स्कूल के टीचर्स की सैलरी बढ़ाना चाहता है तो ऐसे नहीं बढ़ा सकता। उससे पहले लिखकर, आपको पता है, उपराज्यपाल के पास जाता है, उपराज्यपाल उसको सेंट्रल गवर्नमेंट में देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पास कर देती है, तो फिर वो चीज़ पास हो जाती है ना। कुछ राइट्स को छोड़कर, जैसे मान लो कि 10वीं का बोर्ड हटवाना है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट की वो है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ नहीं कहेगी। बट हाँ, अगर पैसे खर्च हो रहे हैं या पैसे उसमें इन्वेस्ट करना है या पैसे ज़रूरत है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में सारा काम होता है, क्योंकि इसका दबदबा क्या है? ज़्यादा है इसके ऊपर। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन काम करेगी और उनके बनाए गए देखो प्रोग्राम्स को, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट लागू करेगी वो स्टेट गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा। बट जो स्टेट गवर्नमेंट लागू करेगी, बनाएगी प्लान, उसे सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बाद ही उसको लागू किया गया। अभी देखो पंगा आपको बता दो, मैं कुछ साल पहले गेस्ट टीचर का पंगा फंसा था परमानेंट करने का, कि गेस्ट टीचर जितने भी है उसको क्या करेंगे हम, केजरीवाल की सरकार में अभी भी वही चल रहा है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट, वो फाइल जो थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट आगे फंस गई, नहीं भैया हम ऐसे नहीं करेंगे, इसके लिए कुछ प्रावधान बनाए जाएंगे। तो वो अभी तक चल ही रहा है, वो चीज़ हुआ नहीं आपका। ठीक है, तो ये होता है कि स्टेट गवर्नमेंट, जब स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट सेम होना बच्चों, तो मजा आता है। कि ऑब्वियसली बात है, आप केंद्र में कौन है?
बीजेपी और सेंटर में दिल्ली में कौन है? आम आदमी पार्टी। ओबीसी हो गई ना। अगर यहाँ भी बीजेपी होती तो सारा काम स्मूथली चलता। इतना तो हो ही नहीं पाता बच्चों। एजुकेशन में इतना सुधार बीजेपी टाइम में तो नहीं हो सकता ना। कांग्रेस सरकार में तो कांग्रेस ऐसी थी दोनों ने कुछ काम अच्छे किए हैं, ऐसी बात नहीं है। बट देखो मैं किसी पार्टी का से मेरा कोई संबंध नहीं है बच्चों, मैं आपको बता दूं। कहीं कोई आप कांग्रेस वाला वो बीजेपी वाला आ जाए एकदम राम राम करते हुए ना, तो भैया प्लीज़ मैं किसी पार्टी का समर्थन, मैं जनरली सी बात बता रहा हूँ और इसको अन्यथा ना ले। हाँ हाँ ठीक है। तो मैं किसी पार्टी का या किसी धर्म किसी मतलब राजनीतिक पार्टी से मेरा कोई संबंध नहीं है, न्यूट्रल हूँ मैं, ठीक है। चलिए तो ये है इसके अंदर, ठीक है। आगे बढ़ें। अब हम बात करते हैं कि भाई बच्चों के लिए क्या क्या किया गया। ये तो जनरल था कि एक जनरल एक्ट था जो बनाया गया था। उसके बाद आते हैं भाई स्टूडेंट के लिए क्या क्या किया गया। स्टूडेंट बच्चों एक क्वेश्चन आरटी पे आएगा, याद रखना आप लोगों को। आरसीआई, पीडब्ल्यूडी और राइट टू एजुकेशन एक्ट, इन तीनों में से 2 क्वेश्चन पक्के आने हैं। या तो आरसीआई और पीडब्ल्यूडी आ जाएगा या पीडब्ल्यूडी और आरटीई आ जाएगा। एक क्वेश्चन तो इन दोनों पे आना ही आना। हो सकता है कि और में भी आ जाए, एक ऊपर एक नीचे, तो दोनों में से एक करना होगा आप लोगों को, दोनों की प्रिपेयर करना आपको। ये आपको याद रखना क्योंकि इस बुक की सबसे जो मेन आपका जो पोर्शन है ना वो आपकी एजुकेशन पॉलिसी है। हाँ एक चीज मत भूलना, अभी जो डिसेबल्ड एक्ट आया ना 2009 वाला 2006 वाला, ये भी आ सकता है क्योंकि इसमें सभी प्रकार की डिसेबिलिटी वाले बच्चों को बात की गई थी। हियरिंग इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट, वुमेन जो डिसेबल्ड होती हैं, मेन सबके बारे में बात की गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना। अभी हम इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे अगर टाइम लगे। चले आगे बढ़ें। हाँ किसकी बात कर रहे थे हम लोग भाई? स्टूडेंट के लिए क्या किया जाएगा। चलिए स्टूडेंट के लिए पहली बात तो ये कि भाई आप देखिए 8वीं क्लास तक एलिमेंट्री हो गया। 8वीं क्लास को 2 बार में बांट सकते हैं हम लोग, प्राइमरी और अपर प्राइमरी। अपर प्राइमरी होता है, ठीक है। हालांकि उसको हम सेकेंडरी भी कह सकते हैं, अर्ली सेकेंडरी भी कह सकते हैं, बट अपर प्राइमरी। तो इसकी कौन सी हुई? फर्स्ट टू, इसकी क्या हुई? फर्स्ट टू 6 to 8 हुआ ना। फर्स्ट से 5th क्लास तक के बच्चों को, फर्स्ट से 5th क्लास तक के बच्चों के लिए जो स्कूल बनाए जाएंगे वो 1 किलोमीटर की रेडार में होने चाहिए। कितने किलोमीटर रेडार में? 1 किलोमीटर रेडार में होना चाहिए, ठीक है। और जो 6 to 8 क्लास तक के बच्चों को खोला जाएगा वो कितने रेडार में होंगे बच्चों? 3 किलोमीटर की रेंज में होंगे। और अगर स्कूल उनकी रेंज में आ रहा है तो वो स्कूल उसको एडमिशन देगा, मना नहीं कर सकता। याद रखना आप लोग। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब प्राइमरी क्लास के बच्चे जो हैं उनको महीने में 800 डेज आने पड़ेंगे। कितना डेज? 800 दिन। साल में 800 दिन तो उनको स्कूल आना है, मतलब छुट्टी उट्टी सब काट कुट के 800 दिन तो आने हैं, ठीक है। और जो बच्चे वो हैं अपर प्राइमरी स्कूल वो हैं उनको 1000 आवर्स। ये तो और इसमें कम ही कर लो। पहले क्या था जब पहले के स्कूल्स में कि भाई बारिश हुई स्कूल में पानी भर गया, सबकी छुट्टी। किसी टीचर के दादा की डेथ हो गई, वो दिन छुट्टी नहीं। बुरा कब लगता था पता है आपको? जब आखिरी पीरियड चल रहा है और न्यूज आएगी कोई मर गया। मैं वह यार सुबह को नहीं मरा, ये स्कूल की छुट्टी हो जाती। ये होता था स्कूल के अंदर। और 2 मिनट का मौन रखते थे, आपको याद होगा गवर्नमेंट स्कूल वगैरह पढ़े तो। भैया हम लोग तो गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़े हैं, प्राइवेट स्कूल क्या होता हमें तो पता भी नहीं था। प्राइवेट स्कूल क्या था? हाँ होता है। तो हमारे में तो भैया प्रेयर होती थी, सबको ले गए ग्राउंड में, 2 मिनट का मौन हुआ, उसके बाद मौन खुशी होती थी। अंदर से मौन में हम लोग दुख अब शोक दिखाते, कंसोल करते, लेकिन वहाँ पर हमको खुशी होती थी, चलो भैया छुट्टी हुई, ठीक है। तो ये था हमारा। तो ये एक है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। और प्राइमरी क्लास के जो स्कूल होंगे उसमें जो एक क्लास के अंदर कितने बच्चे होंगे? 30:1 होगा। और अपर प्राइमरी पर कितना होगा? 35:1। बट नहीं 800 आवर्स ही है। ये डेज तो गलती से बोल दिया, आवर्स है। 800 घंटे। नहीं वही तो कर, ये तो दिन तो बहुत ज़्यादा हो गए। तो 100 साल में 365 दिन नहीं होते। सॉरी माई मिस्टेक।
800 दिन, 800 घंटे, 800 घंटे किसके लिए? प्राइमरी के लिए, और तो इसके लिए कितना? 1000, ठीक है। ये हो गया, कभी फ्लो फ्लो में, कभी कभी फ्लो फ्लो में हो जाता है। चलिए आगे बढ़ें। अच्छा 30 का रेशियो का हमने अभी बात की, बट 30 रेशियो में एक पंगा था कि भाई अगर मान लो एक क्लास के अंदर ज़्यादा, स्कूल में ज़्यादा बच्चे हो गए तो हमें इसको कैसे बांटना है, तो इसके लिए सेक्शन बनाने पड़ेंगे। तो उसका थोड़ा सा ना, उनका थोड़ा सा एक अलग से कार्यक्रम बनाया गया था कि भाई ऐसा है कि 30 बच्चे पर एक टीचर। अगर स्कूल में 30 बच्चे हैं हमारे तो कितने टीचर होने चाहिए? एक। अगर 31 से लेकर 60 हो गए तो एटलीस्ट 2 टीचर की रिक्वायरमेंट होगी स्कूल के अंदर, ठीक है। ऐसे बढ़ा दो, आगे 61 से हो गई कितनी? 90, तो कितना होगा? 3 टीचर। आगे से बढ़ा दोगे 90, 91 से 120 हो गए तो 4 टीचर एटलीस्ट होने चाहिए स्कूल में पढ़ाने के लिए। 121 से कितने हो गए तो कितने होने चाहिए? अब भैया 150 तक और 200 तक तो 4 1 का ही रेशियो चलेगा, क्योंकि 30 चल रहा है ना, 30 का रेशियो चल रहा है। लेकिन मान लो 200 प्लस बच्चे हो गए तो क्या होगा? एक स्कूल में हालांकि बच्ची की आबादी बढ़ती जा रही है, 200 बच्चे स्कूल में हो गए, तो अगर 200 बच्चे हो गए तो कितने 200 बच्चे हो गए तो कितने टीचर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? 5 टीचर की। कितने की? अब सिर्फ 5 कैसे हो गया? जैसे ही 200 बच्चे हुए रेशियो हो गया चेंज, रेशियो हो गया 40:1। समझे बात को? अब हमने भाई बच्चे बढ़ रहे हैं तो हमें रेशियो क्या करना पड़ेगा? हमारे टाइम में तो मुझे याद है एक क्लास में कितने कितने बच्चे होते थे पता आपको? 80। आधी एक क्लास तो अटेंडेंस में निकल जाती थी। 90, 91, 92, 101, 122 तक गए थे। तो एक पूरा पीरियड तो उसके लिए होता था। तो ये एक चलेगा पैटर्न। अगर 200 बच्चे हो गए तो कितने होने चाहिए टीचर? 5। किस लिए 5 हुए? यहाँ पर रेशियो क्या हो गया? चेंज हो गया। कितना होना चाहिए? 40 से एक। और उस स्कूल में ना एक प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट भी होगी। स्कूल को देखने के लिए एक प्रिंसिपल भी होना चाहिए अगर 200 प्लस स्टूडेंट हो जाते हैं तो। बात समझ रहे हो? लेकिन आज तो देश की आबादी इतनी ज़्यादा है, स्कूल में पता नहीं कितने 2-3 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं, तो ये होना चाहिए। और पहले तो हमारे टाइम में याद है, हमें 2010 से पहले हमने तो 2001-2 में ही, इनफैक्ट उससे पहले भी कर ली थी। तो उस समय तो आपको पता है कि भैया एक स्कूल में एक क्लास के अंदर तो भड़के थे, चटाई वगैरह पे बैठा करते थे, चेयर्स भी नहीं मिलती थी। अब सेक्शन, अब तो GFIJKLM तक, कहाँ तक, Z तक कर देते हैं, बात तो देखी जाएगी, है ना। तो ऐसा सिस्टम था। तो क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है तो ऐसा हो जाता है। क्लियर भाई आपको यहाँ तक? कोई डाउट? आगे बढ़े। हम किसकी बात करते हैं अब? टीचर की बात करते हैं। तो बर्डन है टीचर को, स्टूडेंट को आना पड़ेगा, टाइम पे पढ़ना पड़ेगा, अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए, क्लास कर लिए 85% अटेंडेंस स्कूल में होनी चाहिए। ये गवर्नमेंट स्कूल में हो गया है, 85% अटेंडेंस नहीं होगी तो आपको उसी क्लास में पढ़ना पड़ेगा, दोबारा से फिल कर देंगे, आपको कोई फायदा नहीं है। चलिए आगे बढ़ें। ये कब सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को स्कूल में एडमिशन देना है। अब हम बात करते हैं भाई कुछ टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो होगी। टीचर आ गए। पहली बात, टीचर को आना पड़ेगा ऑन टाइम, और ऑन टाइम उसको सिलेबस को कंप्लीट कराना पड़ेगा। ओके? ऐसा नहीं कि टीचर आए और चले गए, आए, पढ़ाए, और टाइम पे उनको करिकुलम या सिलेबस को क्या करना पड़ेगा? खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। और आरटीई ये कहता है कि आप टाइम से पढ़ाओगे और जो भी क्लास में पढ़ाओगे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, या एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग होनी चाहिए। मतलब क्रियाकलाप का अधिक से अधिक क्या होगा? प्रयोग होना चाहिए भैया। ऐसा नहीं कि आप आ रहे हो, जितने हो सकते हैं उतने होने चाहिए। डेज नहीं है बच्चे, हम सॉरी, 800 दिन नहीं है, गलती से हो गया भैया, आदमी गलतियों का पुतला होता है। 800 घंटे और 1000 घंटे, ठीक है। ओके, तो एक्टिविटीज बेस्ड क्या होगी? लर्निंग होगी। और सीसीई को, सीसी क्या है? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन। इसका भी एक इतिहास है। क्या होता है पता है आपको? ये व्हाट इज सीसी? अच्छा, FASA, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड सबमेटिव असेसमेंट। ये सारा आप लोग सीटेट के एग्जाम्स में पढ़ोगे।
अभी अब आगे सीटेट के एग्ज़ाम्स होंगे ना, उसमें आप लोग बीएड वाले बच्चे, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनके, वो एलिजिबल हैं, और आओ एडमिशन लो, क्लास लो हमसे, ठीक है, और पढ़ो। तो कंटिन्यूस इवैल्यूएशन किया जाएगा। हालांकि इसको सही रूप से इम्प्लीमेंट किया था एनसीएफ 2005 ने, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005, लेकिन इसकी नींव ना बहुत पहले रखी गई थी, जब दौलत सिंह कोठारी रहते थे। जान सुना है आप लोगों ने, शायद पढ़ा भी होगा, डीएस कोठारी, जिसने सबसे पहली बार सेकेंडरी एजुकेशन प्लान की बात की थी बच्चों। किसकी? सेकेंडरी एजुकेशन। समझे मेरी बात को? सेकेंडरी स्कूल को स्टैब्लिश करने का जो मतलब एक श्रेय जाता है, किसको जाता है बच्चों? दौलत सिंह कोठारी को। उसी ने कहा था कि इवैल्यूएशन कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूस प्रोसेस में होना चाहिए, बट उतना कौन ध्यान देता था। फिर इसकी नींव किसने रखी? 1986 में जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, राजीव गांधी जी के टाइम में, बट उस समय भी उतना ध्यान नहीं दिया गया। फिर एनसीएफ ने कहा भाई स्ट्रिक्टली हमें एनसीएफ कंटिन्यूस, हमें अगर एग्जाम रिफॉर्म करना है, परीक्षा सुधार करना है, तो हमें कंटिन्यूस इवैल्यूएशन करना पड़ेगा बच्चों का, सतत मूल्यांकन करना पड़ेगा। तो और आरटी ने भी कहा कि भैया सीसीई को ना रिस्ट्रिक्टली, बिल्कुल स्ट्रिक्टली क्या किया जाए? लागू किया जाए। यानी कि बच्चे का असेसमेंट होगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट्स होंगे, है ना, एफए होगा, 4 एफए 2 एसए, 4 एफए 2 एसए, 2 एफए 1 एसए बनेगा, तो एफए ही क्या बन जाएगा बाद में? एसए बन जाएगा। एफए होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, सुना है? असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। मैंने पढ़ाया आपको, जस्ट क्लास के बाद क्वेश्चन पूछ लिया, तो ये क्या है? असेसमेंट फॉर लर्निंग। और जहां पे फॉर लगता है ना, वहां पे होता है इंप्रूवमेंट के लिए, फीडबैक के लिए, कि देखो बच्चे ने कितना पढ़ा है, और आपको मैंने पढ़ा दिया, आपका मैंने एग्जाम लिया, वो क्या हुआ? असेसमेंट ऑफ लर्निंग। जब हम कोई चीज सबमिट कर देते हैं, एग्जाम के बाद रिजल्ट देते, तो क्या होता है? सबमिट हो गया वो, अब उसमें चेंज है। तो एफए में चेंज कर सकते हैं, चेंज किस में? परफॉर्मेंस में। बट एसए में सबमिट हो गया वो अब चेंज नहीं होगा, वो और लास्ट। तो टर्म टेस्ट जितने भी होते हैं ना, टर्म हाफ ईयरली टेस्ट जो होता है और फाइनल एग्जाम जो होता है, वो किस में आ जाता है? समेटिव में। और तीसरा होता है असेसमेंट एज लर्निंग, जब आप अपना असेसमेंट हम खुद कर ले, उसे हम क्या बोलते हैं? असेसमेंट एज लर्निंग। 70 होगा तो फिर कैसे हो सकता है? ये अलग चीज क्या पूछना चाहते हो आप कोमल? चलिए आगे बढ़े। क्या पढ़ा? सीसी को लागू किया रहेगा, और 1 वीक में 45 घंटे उसको एजुकेशनल प्रोग्राम में देने होंगे। स्कूल एजुकेशनल प्रोग्राम में कितना घंटा? 45 आवर्स उसको देने पड़ेंगे। कितने देने पड़ेंगे? 45 घंटे उसको देने हैं कार्यक्रम के अंदर लगाने के लिए। वो भी जो भी एक्टिविटीज़ होती है, प्री प्लानिंग होती है, उसके लिए आपको कितना देना पड़ेगा? 45 आवर्स। ओके भाई, अच्छी बात है। और एनसीएफ सुना आप लोगों ने? एनसीएफ ने कहा था कि भाई अगर पनिशमेंट रिक्वायर हो तो दे दो। इफ रिक्वायर, अब लोग पनिशमेंट से काम बन जाएगा, बच्चा सुधर सकता तक दे दो। बट एनआरटी कहता है पनिशमेंट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। आप किसी बच्चे को पनिशमेंट नहीं दे सकते, किसी बच्चे को क्या नहीं दे सकते? पनिशमेंट देना बिल्कुल भी अलाउ नहीं होगा। अगर कोई टीचर जो है, कोई मतलब टीचर पनिशमेंट देता है, तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी ही, याद रखना, हो सकती नहीं, होगी ही, उन पर हो सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप बच्चे को बोल देते थे हम लोग पागल है तुम, या हल्का से बच्चे को धक्का मार दिया, तो बस स्टूडेंट कहता है अब तुम मेरे वकील से बात करना आप। हाँ वैसा है, अब बच्चे को आप ना वर्बली और ना ही फिजिकली आप किसी बच्चे को हैरेस कर सकते हो, ऐसा अलाउ नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि टीचर को सस्पेंड भी कर देते हैं, जाओ घर पे, तुम घर पे बच्चे को पढ़ाओ। हाँ जी, हाँ, चाहे टीचर को आप हैरेस कर दो, वह सहना पड़ेगा उसको, क्या करें। हमारे टाइम में तो हमें याद है, हमारे टाइम से बच्चे डरते भी नहीं थे। मारना अलाउ था, लेकिन वो वहां भी डर था टीचर को नहीं मारने का, कि बाहर करते थे, तू बाहर मिल। पता है आपको, हमारे तो थोड़ा सा
जाट एरिया था ना हमारा उधर, तो हम जब क्लास लेते थे ना पढ़ते थे उसमें, तो हमारे 2-4 ऐसे जाट दोस्त बन गए थे। उनमें डर नहीं होता भैया, तो टीचर होगा अपने घर का होगा, हमारे नहीं है। तो अगर उसको कुछ बोल दिया या कुछ मार दिया तो बोलता था भैया तो बाहर में। और सही में टीचर डरते थे उनसे कि भैया उनका एरिया है, कहीं बाहर मिल गए तो भैया ये लपेट देंगे काम का, ये मुँह अगले दिन आ रहे हैं, एक आँख बंद हो रही है और यहाँ पे चोट लगा हुआ है ऐसा। ठीक है, चलिए। तो नो पनिशमेंट, आप किसी बच्चे को क्या नहीं दे सकते, पनिशमेंट नहीं दे सकते। और ये तो हो गई बात टीचर की। और अब इसके आगे क्या थी बात, हम वो भी देख लेते हैं। और टीचर के लिए ये कहा गया था कि टीचर पेरेंट्स के कांटेक्ट में रहेंगे, पीटीएम वगैरह जो होते रहते, क्यों रहेंगे पता है? सो दैट कि बच्चे की जो मतलब वो है प्रोग्रेस है उसके बारे में पता चलता रहे कि बच्चा स्कूल में क्या कर रहा है, बच्चा घर पे क्या कर रहा है ना। तो स्कूल में क्या कर रहा है कौन बताएगा? टीचर बताएंगे पेरेंट्स को। और बच्चा घर पे क्या कर रहा है। और कुछ बच्चे क्या होते हैं कि बच्चे घर से निकलते हैं और स्कूल नहीं आते, कहीं बंक मार जाते बीच में। बहुत सारे बच्चे आप लोगों ने भी किया होगा, मैंने बहुत बार किया है, तो ऐसा होता था। तो ये चीज़ थोड़ा सा जानकारी कॉन्टैक्ट से क्या होगा कि थोड़ा हम उस बच्चे की परफॉर्मेंस और बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में हम जान पाएंगे। तो कॉन्टैक्ट में रहना पड़ेगा। टीचर क्लास में एक्टिविटी से पढ़ाएगा और इन रिच एनवायरनमेंट जो होता है ना, रिच मतलब कि बच्चे को एक समृद्ध वातावरण जो है प्रदान करेगा, सो दैट कि बच्चा उसके अंदर अपने आप को क्या कर सके, इन्वॉल्व कर सके और सीख सके। और बच्चे को फ्रीडम टू एक्सप्रेस, अपने आप को एक्सप्रेस करने का क्या दिया जाएगा, पूरा पूरा मौका दिया जाएगा। ठीक है। और टीचर को ना अगर मान लो एक होता है ना कि आपको 5 साल में आता है सेंसस। सेंसस मतलब जनगणना होती है, हर 5-10 साल में होती है ना, 10 साल में होती है। उसके बाद हर 5 साल में क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं ना, और इलेक्शन होते हैं। और हर कभी ना कभी ऐसा होता है, जैसे पेंडेमिक आया ना, भी कोई भी नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा, इन तीनों में टीचर्स की ड्यूटी लगाई जा सकती है। और टीचर जो है वो डिनाई नहीं कर सकता, टीचर डिनाई नहीं कर सकता। किस किस में? सेंसस जनगणना में, इलेक्शन यानी कि जो चुनाव होते हैं, और एनी नेचुरल डिजास्टर, कोई भी प्राकृतिक आपदा। ठीक है, ये था। इसमें आपको ड्यूटी लेनी पड़ेगी और आपको फोर्स किया जाएगा, और उसके लिए आप हो सकता है कि उसको आपको कंपनसेशन भी दे दे। इसके अलावा किसी भी प्रकार की ड्यूटी के लिए टीचर प्रतिबद्ध, कमिटेड नहीं रहेगा। मान लो कोई सेमिनार हो रही है, कोई ओवरऑल सेमिनार चल रही है, और टीचर के ऊपर डिपेंड करता है जाना नहीं जाना, तो टीचर मना कर सकता है। मान लो पल्स पोलियो अभियान चल रहा है, टीचर मना कर सकता है मुझे नहीं जाना, क्योंकि ये ना तो प्राकृतिक आपदा है और ना ही ये कोई सेंसस या इलेक्शन है। समझ में बात को? तो ये था टीचर के लिए। और टीचर बड़े ही बुद्धिमान होते हैं, स्कूल में भी पढ़ाते हैं, ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, यहाँ भी नोट छाप रहे हैं, वहाँ भी नोट छाप रहे हैं, और जो स्कूल में पढ़ते हैं वही ट्यूशन भी पढ़ते हैं। तो ये थोड़ा सा चला था धंधा टाइप का, तो इसको हमें रोकना था। तो टीचर जो स्कूल में इंगेज है, कोई भी प्राइवेट कोचिंग नहीं दे सकता। अगर वो देता हुआ पाया गया तो उस टीचर के ऊपर होगी कानूनी कार्रवाई। ये पहले बहुत चलता था बच्चों, टीचर धमकावे थे, मेरे पास नहीं पढ़ेगा ना तू, फेल है तू। हम लोग भी डर से पढ़ लेते, भैया चलो पढ़ना है, दोस्त यहाँ दे रहे हैं, वहाँ तो 34 रुपये हमारी वो लगती थी, फीस लगती थी, 34 रुपीज़ हमारा फीस लगता सालाना। उस समय की बात बता रहा हूँ, 2000 से पहले, क्योंकि उसमें तो फ्री एजुकेशन तो कुछ था नहीं, 2001 से पहले तो ऐसे चलता था। तो उस समय ऐसा था, लेकिन 200 रुपये उस समय हम फीस देते थे क्लास लेने के लिए। 200 रुपये उस समय बच्चों बहुत बड़ी बात थी, आदमी 200 में पूरी ज़मीन खरीद लेता था उस समय। ठीक है, तो प्राइवेट कोचिंग अलाउ नहीं होगा। अगर देता हुआ पाया गया तो उस टीचर के ऊपर क्या होगी, कानूनी कार्रवाई होगी। इसमें इतना ही पढ़ना है आप लोगों को। क्वेश्चन क्या बनेगा, लिखिए, डिस्क्राइब RTE Act 2009 and 10 इन डिटेल। राइट टू एजुकेशन एक्ट को, शिक्षा के अधिकार को विस्तार से समझाइए। शिक्षा के अधिकार 2009-10 को विस्तार से समझाइए। ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है,
ठीक है बच्चों, मज़ा आया नहीं आया? आया मज़ा? नहीं आया यार, तुम लोगों को मज़ा ही नहीं आता, बताओ, इतने इंटरेस्ट से पढ़ाते हैं फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। सर प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन। डिस्क्राइब RTE 2009 एंड 10 इन डिटेल। अगली क्लास जो होगी वो डिसेबल एक्ट 2006 पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल वाली नहीं है ये चीज़। उसके बाद फिर वही दोबारा से हियरिंग इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट चलेगा। जिन बच्चों ने क्लास नहीं ली थी वो वाले बच्चे वो कर लेंगे। तो इनिशियल क्लास है मल्टी सेंसरी डिसेबिलिटी कौन कौन सी होती है, हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या है, विजुअल इम्पेयरमेंट क्या है, ये दोबारा से रिपीट होंगी अब। तो जिन बच्चों ने क्लास पहले नहीं ली है वो बच्चे दोबारा से इस चीज़ को सीख सकते हैं, ठीक है। जो इनिशियल क्लास, पहली वाली क्लास जिसको मैंने ली है, बस अब इसमें और कुछ नहीं बचा जो पढ़ाने लायक है, जो पढ़ा दिए बता दिया। और इसके लास्ट में मैं आपको ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, वो पढ़ के दिलाना आराम से। इसमें आप लोग 80-85 नंबर ले आओगे, ठीक है। चलिए आप लोग, सर एक तो लास्ट में दो अभी दे दो, खाम का क्लास ले आ रहे हो, ठीक है ना बच्चों। तो ये चीज़ नहीं चलेगी, क्लास लेने आना पड़ेगा और आया करो क्लास लेने, ठीक है। अब तो हो गई क्लास स्टार्ट। ये अटेंडेंस दे दो बच्चों अपनी। 800 दिन नहीं था बच्चे, गलती से लिख गया था, गलती से हो गई। 800 आर, 800 घंटे हैं वो, 800 घंटे, हाँ जी 800 घंटे अब प्राइमरी के लिए और 1000 घंटे अपर प्राइमरी के लिए, ठीक है। अनिल श्रीवास्तव, असेसमेंट वाला एग्जाम्पल नहीं समझा मैं, सुरभि क्या कहना चाहते हो? एक मिनट, अच्छा ये नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होती है, असेसमेंट एज लर्निंग क्या होती है।